आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा आज क्यों किया। और आज बड़ा सवाल यह भी है कि जो बाइडेन अमेरिका में शांति का दूत, यूक्रेन में शांति का दूत बनकर गए थे या फिर हथियारों का सौदागर बनकर। लेकिन सबसे पहले आपको जो बाइडेन की इस सरप्राइज विजिट के बारे में बताते हैं, जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के 1 साल पूरा होने से सिर्फ 4 दिन पहले हुई है। क्योंकि इसी महीने की 24 तारीख को रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को 1 साल हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुआ था। और इस युद्ध की वजह से अब तक पूरी दुनिया को 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध से हथियारों के उद्योग में 22 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ है। और यही वजह है कि आज जब राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे तो वो एक शांति दूत की भूमिका में थे, लेकिन असल में वो हथियारों के सबसे बड़े सौदागर भी अंदर से हैं। बड़ी बात यह है कि इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं थी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन आज यूक्रेन जा रहे हैं। यानी इस यात्रा को बिल्कुल गुप्त रखा गया था और ये एक सरप्राइज विजिट की तरह थी। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यक्रम को लेकर जो जानकारियां सार्वजनिक की थीं, उनमें सिर्फ यह बताया था कि 21 और 22 फरवरी को वो पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वो वहां तैनात अमेरिका के सैनिकों से मुलाकात करेंगे और युद्ध के मुद्दे पर पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी बैठक होगी। और 1 हफ्ते पहले तक खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ये नहीं पता था कि वो अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान सीमा पार करके यूक्रेन इस तरह से चले जाएंगे। लेकिन बाद में यह फैसला बदल दिया गया और बाइडेन का पोलैंड दौरा यूक्रेन की सरप्राइज विजिट में बदल गया। जो बाइडेन ट्रेन से सफर करके पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान उनके साथ एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर भी था। और इस फोटोग्राफर को जो बाइडेन के खास आग्रह पर इस ट्रेन यात्रा का हिस्सा बनाया गया था। यानी जो बाइडेन चाहते थे कि यूक्रेन पहुंचने पर उनकी शानदार तस्वीरें खींची जाएं, वो तस्वीरें सर्कुलेट हों और जिन्हें पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देखे। और जब वो कीव पहुंचे तो ठीक ऐसा ही हुआ। तो अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं, हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है और अमेरिका में हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी चांदी ही चांदी है। क्योंकि जो बाइडेन जो हैं वो यूक्रेन में जाकर खुलकर हथियार बांट रहे हैं। लेकिन ये हथियार कहीं ना कहीं से तो बनेंगे, कोई ना कोई कंपनी किसी न किसी फैक्ट्री में इन हथियारों को बनाएगी और ये हथियार बेचे भी जाएंगे। और इन्हें खरीदने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ही, चाहे वो पैसा यूक्रेन दे या वो पैसा अमेरिका की सरकार दे। कहने का मतलब यह है कि हथियारों का जो उद्योग है वो चलता रहेगा, हथियारों की फैक्ट्रियां ऐसे ही चलती रहेंगी। और आज के टाइम में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा मुनाफे का जो बाजार माना जा रहा है, मुनाफे का जो व्यापार माना जा रहा है, वो हथियारों का ही है। अब समझने वाली बात यह है कि जिस समय अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब दौर से गुजर रही है, वहां 40 वर्षों के बाद महंगाई दर और बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसे में अमेरिका की सरकार अपने लोगों की मदद करने की बजाय यूक्रेन के युद्ध पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पिछले 1 वर्ष में यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध पर 5,16,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। और यह पैसा रशिया के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर खर्च हुआ है। यानी जिस समय अमेरिका के लोग महंगाई से संघर्ष कर रहे हैं, वहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसलिए आज नहीं तो कल अमेरिका के लोग उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जब अमेरिका के लोग संघर्ष कर रहे थे, अमेरिका की इकोनॉमी संघर्ष कर रही थी, तब वहां की सरकार युद्ध पर लाखों करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही थी। एक और बात, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने किसी युद्ध क्षेत्र का इस तरह दौरा किया हो। असल में अमेरिका के हर राष्ट्रपति का यह सपना होता है, या कह लीजिए कि एक हॉबी है उनकी, कि वो अपने कार्यकाल के दौरान एक बार उस जगह की, उस देश की यात्रा जरूर करें जहां अमेरिका युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा रहा हो। यह अमेरिका का लगभग हर राष्ट्रपति करता है, आपने देखा होगा। उदाहरण के लिए जो बाइडेन से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2018 में इराक की यात्रा की थी।
पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने कार्यकाल के दौरान 3 बार अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे और यह वही समय था जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना तैनात थी और बराक ओबामा अक्सर अफगानिस्तान के दौरे पर जाया करते थे और उनका यह दौरा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन जरूर बनता था। दूसरी तरफ भारत है जिसने टर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद इन देशों की मदद की और वहां एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम्स भेजी और अब ये टीम्स वापस भारत पहुंच चुकी हैं और आज टर्की और सीरिया से वापस लौटकर एनडीआरएफ की टीमों से देखिए कौन मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बैठक में रेस्क्यू टीम्स के जो स्निफर डॉग्स थे वो भी शामिल थे। इससे पहले भी आपको याद होगा भारत कोविड के मुश्किल समय में दुनिया भर को अलग अलग देशों को वैक्सीन बांट चुका है। तो देखिए बड़ी बात, अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बांटता है, जो बाइडेन आज यूक्रेन हथियार बांट कर आए हैं। चीन पूरी दुनिया को वैक्सीन बांटता है, वायरस बांटता है और हथियार बांटता है। रशिया भी पूरी दुनिया को युद्ध दे रहा है या फिर हथियारों को बेचता है। लेकिन भारत क्या करता है? भारत पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहा है। भारत जब किसी देश में कोई आपदा आती है तो वहां जाकर अपनी सेना के लोगों को मदद करता है। हमारे सैनिक वहां लड़ने नहीं जाते, हमारे सैनिक वहां पर हथियारों की सप्लाई करने नहीं जाते। हमारे सैनिक आम इंसान को उसकी जीवन बचाने के लिए जाते हैं, चाहे कोविड के दौरान हो और चाहे टर्की के इस भूकंप के दौरान हो। आज इस बातचीत में क्या हुआ, अब आप सुनिए। जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी है। तो भारत के जो सैनिक हैं वो तिरंगा लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों की जान लेने के लिए नहीं जाते बल्कि जान बचाने के लिए जाते हैं। और यही फर्क है अमेरिका जैसे देश में और भारत जैसे देश में और वहां के नेतृत्व में। अब हम आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा दिखाएंगे जो है तो आप ही के बारे में, लेकिन आप भी नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले हमारे देश के ज्यादातर लोग आटे से ज्यादा पैसा डेटा पर खर्च करते हैं? आटा से ज्यादा पैसा डेटा पर खर्च करते हैं। आटा पर कम पैसा है और डेटा पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे देश के मिडिल क्लास परिवारों का जो खर्चा होता है हर महीने का, वो आटे, दाल और चावल पर कम होगा और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स पर ज्यादा होगा। और बड़ी बात यह है कि अब मेटा ने यानी मेटा कंपनी ने भी अपने यूजर्स से सब्सक्रिप्शन फी लेने की पूरी तैयारी कर ली है। ये खबर आपको इसलिए क्या बता रहे हैं कि ट्विटर ने ऐलान कर दिया है पहले ही कि वो अब ब्लू टिक के बदले में पैसा लेगा। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी ये कह दिया है कि वो भी अब लोगों से सब्सक्रिप्शन फी लेंगे। यानी अब ये जो आप पहले समझते थे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये मुफ्त का माल है, अब ये मुफ्त का नहीं रहेगा, अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। आप सब ने फेसबुक और इंस्टाग्राम का नाम तो जरूर सुना होगा और आप में से ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल भी करते होंगे मुफ्त का माल समझकर कि कुछ लेना देना तो है नहीं, मुफ्त में आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्षों से, इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वर्षों से, ऐसे ही ट्विटर का भी कर रहे हैं। लेकिन आपको शायद मेटा के बारे में नहीं पता होगा। मेटा असल में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। मेटा वो कंपनी है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को चलाती है, यानी ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी कंपनी के हैं और इस कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। नाम तो आपने सुना ही होगा। मार्क जकरबर्ग ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है जिसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जिन लोगों के अकाउंट्स वेरीफाइड हैं और जिन्हें ब्लू टिक मिला हुआ है, ऐसे लोगों को अब इसके बदले में हर महीने एक सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ेगी। और इस पॉलिसी की शुरुआत 2 देशों से पहले की जाएगी। ये देश हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। पर वचन ना जाए का मुहावरा आज के दौर में बदल गया है।
अब लोग कहते हैं मील जाए पर रील ना जाए। मील का मतलब है आपका एक समय का खाना। तो आज की जो हमारी जनरेशन है वो एक समय का खाना तो छोड़ देगी, लेकिन वो इंस्टाग्राम के रील नहीं छोड़ेगी, वीडियो नहीं छोड़ेगी। वीडियो देखना ही देखना है, रील्स देखनी भी है, रील्स बनानी भी है। और सोशल मीडिया अब एक लत लग चुकी है, एक आदत बन चुकी है। और जितनी भी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं जो इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स आपको देती हैं, वो आपकी इस लत के बारे में समझ चुकी हैं। इसलिए इन सारी कंपनियों ने, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, बाकी के ऐप्स हो, वर्षों तक आपको मुफ्त में उन्होंने ये नशा कराया कि अभी आप मुफ्त में ये नशा कीजिए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया। और हमारे देश के करोड़ों लोग ये सोचकर कि आपको कोई पैसा नहीं देना, ये मुफ्त का माल है, लगातार इसका इस्तेमाल करते रहे। अब जब आप सबको इसकी आदत लग गई, अब जब आप इसके बिना रह नहीं सकते, खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के बिना, इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, तो ये सारी कंपनियां इस बात को समझ चुकी हैं अब कि अब आप लत के शिकार हैं। अब वो धीरे धीरे आपसे पैसा वसूलेंगी। हालांकि इससे पहले भी वो आपसे पैसा वसूल रहे थे, लेकिन आप समझते थे कि वो आपको मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं। पहले वो आपका डेटा बेचा करते थे। और हमारे देश में आप सोचिए, प्राइवेसी को लेकर हमारे देश के कितने विपक्षी दल, कितने वकील सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं कि हम आधार पर अपने सारे डिटेल्स नहीं देंगे। वो कहते हैं कि हम सरकार को अपने सारे डिटेल्स नहीं देंगे। जब बात हुई थी कि आधार कार्ड को मोबाइल फोन से जोड़ दिया जाए, तो हमारे देश के लोग कहते थे कि नहीं, हम नहीं अपना डेटा देंगे, हमारी जो प्राइवेसी है वो हम किसी भी कीमत पर हनन उसका नहीं होने देंगे। तो आज हम अपना डेटा आधार में नहीं देना चाहते, पैन में नहीं देना चाहते, सरकार को नहीं देना चाहते। लेकिन फेसबुक को हम कब का दे चुके, इंस्टाग्राम को कब का दे चुके, ट्विटर को कब का दे चुके, गूगल को कब का दे चुके। इन सारी कंपनियों के पास आपका हर डेटा है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां रहते हैं, छुट्टियों पर कहां जाते हैं, हर चीज, उस पर हमें कोई परेशानी नहीं है। और अब उसी डेटा की वजह से और उसी लत की वजह से ये सारी कंपनियां आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। और आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग इनके मेंबरशिप को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि वो पैसा देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे।